हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, आप इसे 26 रुपीज़ पे करके बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इससे पहले की क्लासेस में हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, उसकी प्रगति, उसकी क्या नेचर है सोशल साइंस का, और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसे हमने समझ लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कक्षागत प्रक्रियाओं पर, जिसमें हमने क्लासरूम को समझा और क्लासरूम की क्या प्रोसेस होती है, उसे कितने भागों में बांटा है। हम ये सब इससे पहले वाली क्लास में कवर कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गतिविधियाँ क्या होती है, इसे हम समझेंगे। साथ ही साथ हम परिचर्चा को भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो को देख करके आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कि गतिविधियाँ क्या होती है और साथ ही साथ परिचर्चा क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं गतिविधियों पर कि गतिविधियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, गतिविधियाँ को बड़े ही सिंपल वर्ड में आप इसे समझ सकते हैं गतिविधियों को, कि देखिए जैसे आप स्कूल जाते हैं। अब स्कूल गए आप, तो स्कूल में कौन कौन होता है? मुख्य रूप से देखिए टीचर होते हैं स्कूल में, शिक्षक होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, और होता है स्टूडेंट्स। अब टीचर के द्वारा क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट वहाँ पर चीज़ों को पढ़ता है, समझता है और सीखता है। और अगर उसे किसी पॉइंट पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, वहीं पर टीचर से पूछ लेते हैं। ये सभी आप जानते हैं। तो जब भी आपका मतलब स्कूल में अब आप पढ़ रहे हैं, आपकी मतलब शिक्षण हो रहा है, तो अब आपको अगर कोई टीचर किसी प्रकार का कोई काम दे दे, जैसे मान लो टीचर आपसे बोले कि चलिए ये दो गणित के सवाल आप सोल्व करके बताओ, या टीचर आपसे बोल दें कि चलिए ये हिंदी का पूरा का पूरा एक आप पाठ पढ़िए और इसे फिर आप अपने शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। ये काम दे दे आपको टीचर। या टीचर आपको क्या करें, या टीचर आपको बोले कि चलिए इंग्लिश का पूरे, कई बार क्लास में क्या होता है कि इंग्लिश का लेसन वन बाय वन एक एक करके स्टूडेंट से बोला जाता है कि आप पढ़ते जाइए, एक एक पेरा हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है। या आपसे को क्या दे दिया था टीचर ने कि चलिए गणित के 2 सवाल करिए, या अकाउंट के 2 सवाल आपको करने को दे दे। तो इस तरह से जो भी आपको काम पढ़ाई के दौरान, शिक्षण क्रिया के दौरान अगर आपको कोई सा भी काम दिया जा रहा है, चाहे आपको क्या दे दिया जाए कि हिंदी का एक पार्ट पढ़ के आप इसे अपने शब्दों में लिखो, या इंग्लिश का ये लेसन पढ़िए आप, या गणित के 2 सवाल सॉल्व करिए। इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई काम दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इसे ही कह देते हैं गतिविधियाँ, एक्टिविटी। या इसे आप सरल शब्दों में क्या कह देते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये कार्य करना है। तो बस इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही गतिविधियाँ कहा जाता है। और इन गतिविधियों को करने से, इन कामों को करने से, जैसे आज आपने गणित के 2 सवाल सॉल्व कर लिए, या हिंदी का लेसन पढ़ के आपने पाठ पढ़ के अपने शब्दों में लिखा, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, जो शिक्षण के दौरान जो भी आपसे काम करवाया जाता है, इससे आपकी क्षमता विकसित होती है, आपकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहते थे, इसे शिक्षण गतिविधियाँ कहते हैं। छात्रों के वैसे कार्य जो शिक्षण क्रिया के दौरान उनकी क्षमता में क्या करें, वृद्धि करें, उसे शिक्षण गतिविधियाँ कहते हैं। क्या पर्पस होता है इनका? तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, स्वयं करके सीखो की अवधारणा का विकास करते हैं। मतलब अब जैसे बच्चों को 2 सवाल करने को दे दिए कि चलिए 2 सवाल आप करके सॉल्व करके बताइए, तो इसमें बच्चा क्या करता है, उस सवाल को सॉल्व करता है, तो वो स्वयं करके क्या होता है, सीखता है। साथ ही साथ सह शिक्षा का विकास होता है, मतलब साथ में पढ़ने का अभ्यास होता है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इंग्लिश का, कि एक एक पेरा जैसे जैसे आप कंप्लीट होते जाए, दूसरा स्टूडेंट खड़ा होकर फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू करता है, फिर तीसरा स्टूडेंट आगे का लेसन पढ़ता है, आगे का पेरा, एक-एक पेरा हर स्टूडेंट को टीचर बोल देते हैं पढ़ना। तो ये सभी बातें क्या होती है, आप में एक तो शिक्षा का विकास करते हैं। स्वयं करके सीखो, जैसे आपने गणित के वो 2 सवाल सॉल्व करें, अब आपसे कुछ स्टूडेंट से क्या होंगे, सही बन जाएँगे, किसी से गलत बन जाएँगे। तो ये स्वयं सीखो की अवधारणा का विकास करते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपकी क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ
आपकी क्षमता को सही दिशा भी प्रदान की जाती है। कई बार जैसे कुछ स्टूडेंट के सवाल क्या होंगे, गलत होंगे, तो टीचर उनके सवाल को देख के उन्हें गाइड करते हैं कि देखिए आपको इस तरह से नहीं, इस सवाल को इस पैटर्न से करना चाहिए, तो इस तरह के आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो एक क्षमता को सही दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपको क्लासेस में क्या दिया जाता है, व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाता है। तो आपके पास एक तो किताबों का नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो दोनों नॉलेज के बीच में क्या होता है, सामंजस्य बिठाया जाता है। और आपको ये देखिए व्यवहारिक ज्ञान का भी इससे आप में विकास होता है। तो ये सभी शिक्षण गतिविधियों के उद्देश्य हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि शिक्षण गतिविधियां क्या होती है, तो बहुत सिंपल है कि शिक्षण के दौरान मतलब शिक्षण का मतलब क्या, चाहे आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप शिक्षण के दौरान अगर आपको कोई सा भी काम दिया जाता है, स्कूल में आप गए, आपको टीचर ने कोई काम दे दिया, जैसे टीचर ने आपको 2 सवाल सॉल्व करने को दे दिए, या बोला कि हिंदी का यह पाठ पढ़ के आप इसे अपने शब्दों में लिखना, या टीचर ने बोला कि चलिए इंग्लिश का आज चैप्टर, जैसे मान लो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, अब हर एक स्टूडेंट एक एक पेरा पढ़ेगा, तो हर स्टूडेंट क्या करता है, अपना एक पेरा पढ़ के बैठ जाता है, फिर दूसरा स्टूडेंट खड़ा होकर फिर एक पेरा पढ़ता है, फिर तीसरा स्टूडेंट एक पेरा पढ़ता है। तो इस तरह शिक्षण के दौरान जो भी आप काम कर रहे हो, ये पाठ का पढ़ना, इंग्लिश के लेसन का पढ़ना, हिंदी के पाठ का अपने शब्दों में लिखना, या 2 सवाल को सॉल्व करना, ये शिक्षण के दौरान जो भी आप काम करते हो ना, इन काम करने को ही क्या कहते हैं, गतिविधियां कहते हैं। और इन गतिविधियों को करने से क्या होता है, जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उसकी क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे ही शिक्षण गतिविधियां कहते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण गतिविधियां। तो देखिए शिक्षण गतिविधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कक्षा में की जाने वाली, मतलब क्लास के अंदर ही की जाने वाली, कक्षा कक्ष में की जाने वाली, कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम के अंदर की जाने वाली गतिविधियां। क्या है, क्लासरूम के क्लासरूम के अंदर की जाने वाली गतिविधियां। तो जो क्लासरूम के अंदर मतलब आप क्लास के अंदर बैठे हैं और उसी के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है आपकी वाद विवाद। अब जैसे टीचर ने क्या करा, वाद विवाद मतलब क्या, डिबेट। तो टीचर ने क्या करा, टीचर ने एक टॉपिक दे दिया, और उस टॉपिक में क्या करा, पूरी क्लास को, जैसे मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो टीचर ने क्या करा, एक तरफ 20 बच्चे कर दिए, एक तरफ 20 बच्चे कर दिए। और टीचर ने आपको एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पर ये, मान लेते हैं इनके 2 ग्रुप में नाम दे दिया, इनका नाम दे दिया ग्रुप ए, इसका नाम ग्रुप बी। और ग्रुप ए को बोला कि आप पक्ष में बोलोगे इस टॉपिक के, और जो ग्रुप बी होगा वो विपक्ष में बोलेगा। तो अब वन बाय वन इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, और ये पक्ष में बात करते हैं, फिर ये विपक्ष में बात करते हैं, और ये पूरी की पूरी बातें किस पे करते हैं, तर्क पे करते हैं, मतलब लॉजिकल वे में बातें करते हैं, कि मैं अगर पक्ष में बात कर रहा हूँ तो ये मेरा लॉजिक है, अगर मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ तो ये मेरा लॉजिक है। तो इस तरह के वाद विवाद किए जाते हैं। इस वाद विवाद करने से क्या होता है, बच्चों में कई चीजें डेवलप होती हैं। जैसे जैसे सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक है उस पर बोलना है, तो आप उस टॉपिक के बारे में आप क्या करते हैं, आपके पास कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को, आपको इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, एक तो याद रहती है, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। साथ ही साथ आप इस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर किस लहजे में देना है, मुझे किस तरह से अपनी बात रखना है। तो आप तो देखिए इन्फॉर्मेशन आपको याद भी रहती है, तो आप रिकॉल करते हैं, आप उसे प्रोसेस करते हैं। साथ ही साथ आप में बोलने की कला भी विकसित होती है। अब मान लो क्लास में 40 लोग हैं, पर एक टाइम में बोलेगा एक ही स्टूडेंट, तो लोगों के सामने कैसे बातचीत करना है, किस तरह से अपने विचार रखना है, ये सभी आप में स्किल क्या होती है, डेवलप होती है। तो इस तरह की गतिविधियां करने से क्या होता है, देखिए तर्क शक्ति बढ़ती है, मतलब लॉजिकल वे में आप बातें करते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं, देखिए सूचना का संग्रहण मतलब सूचना को स्टोर करते हैं, उस सूचना को प्रोसेस करते हैं कि मुझे क्या बोलना है। और आप इन सभी छात्रों के सामने जो श्रोता वर्ग है, जैसे अभी 40 बच्चे थे उसमें एक ही बोल रहा है, तो ये जो 39 बच्चे हो गए ये श्रोता वर्ग हो गए। तो श्रोता वर्ग के सामने आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो, मतलब किस तरह से आप बातें आपकी बोल रहे हो, किस तरह से आप आपका तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, ये सब भी योग्यताएं आप में क्या हो जाती है, इस वाद विवाद के माध्यम से विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं निदर्शन की। इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निदर्शन क्या है।
तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें जो टीचर होता है, टीचर मतलब जो शिक्षक है, वो क्या करते हैं, ये टीचर है, टीचर गाइड करता है। क्या किसको गाइड करता है? स्टूडेंट को। इसके अंदर वो बताते हैं कि देखिए आपको आपकी बातें बोलना है, तो किस तरह से बोलना है, किस तरह से आप आपकी बातें प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो एक आदर्श रूप छात्रों के समक्ष टीचर प्रस्तुत करते हैं कि देखिए आपको इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से आपको आपके विचार रखना चाहिए, इस तरह से आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को एक गाइड करता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है टीचर, कि आपको इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से सूचनाओं को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसे ही निदर्शन कहते हैं। इस गतिविधि के द्वारा ये जो अध्यापक मतलब टीचर क्या करता है, छात्रों के समक्ष, किसके समक्ष, छात्रों के समक्ष ये बताता है कि किस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण करना है, किस तरह से विश्लेषण करना है। ये सारी बातें टीचर स्टूडेंट को बताता है, इसे ही निदर्शन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे टीचर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, तो उसके बाद टीचर क्या करते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं अभी पढ़ाया क्या गया, आपको पढ़ाया गया, इससे पहले पढ़ाया गया था कक्षा कक्ष क्या है, और कक्षा कक्ष की क्या कक्षा कक्ष की प्रक्रिया क्या है, इसे कितने भागों में बांटा है। अब अगर आज हम क्लासरूम में होते तो मैं आपसे पूछता कि चलिए आप बताइए कक्षा कक्ष क्या होता है, क्लासरूम क्या होता है, इसका क्या ऐसा है। एनसीएफ ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया कितने भागों में बांटा है, इसमें शिक्षक व्यवहार क्या होता है, छात्र व्यवहार क्या होता है, अन्य व्यवहार क्या होते हैं, शिक्षक व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है, उसके क्या नाम है, अनुदेशन क्या होता है। अब मैं अगर आपसे इस तरह के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या, अब जैसे मान लो सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है सभी को अच्छे से समझ में आ गया और सभी की सभी स्टूडेंट को जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन मान लो कि क्लास में 40 बच्चे थे और केवल 2 बच्चे ही जवाब दे पाए, 38 बच्चे कुछ भी नहीं बता पाए, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। तो क्या होगा, फिर वापस से मैं इस टॉपिक को समझा दूंगा। लेकिन 40 में से ऑलमोस्ट 40 की 40 बच्चों ने सभी प्रकार के जवाब दे दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट को टॉपिक समझ में आ गया। तो प्रश्न पूछ के इस बात का आकलन किया जाता है कि जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था वो समझ में आया है या नहीं आया है, छात्रों को ये पता चल जाता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, आपको क्लास में ये बोला जाता है कि चलिए आपको जैसे मान लो मैंने सौर मंडल पढ़ा दिया, तो अब मैंने सौर मंडल का आपसे क्या बोल दिया कि चलिए एक आप मुझे डायग्राम बना के बता दीजिए पूरा सौर मंडल का, ग्रहों के क्रम के हिसाब से। ये सूर्य होता है, उसके बाद आ जाता है बुध, आ जाता है शुक्र, आ जाता है पृथ्वी, आ जाता है मंगल, आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पूरा पूरा आपने एक डायग्राम बना के बता दिया। तो इस डायग्राम बना देने से मुझे पता चल जाएगा कि आपको ग्रहों के नाम याद है या नहीं, ग्रहों का क्रम आपको याद है या नहीं। साथ ही साथ फिर आपने किस ग्रह को किस प्रकार से बनाया, जैसे शनि है तो शनि ग्रह पे वलय पाया जाता है, तो अब आपने उस डायग्राम में वलय बनाया है या नहीं बनाया है। या आपने बुध ग्रह जैसे सूर्य के पास में रहता है, तो अब आपने उस बुध ग्रह को सूर्य के पास रखा है या नहीं रखा है। तो ये सब बातें आपका डायग्राम देख के ही टीचर को समझ में आ जाएगी कि आपको इस टॉपिक पे आपकी कितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। तो ये सभी इस तरह से आपसे चार्ट या मानचित्र बनाए जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि चलिए भारत का आपको पूरा नक्शा समझा दिया, अब आपसे बोल दे कि चलिए मैप बना दीजिए भारत का। अब हो सकता है कि आप मैप ना बना पाए, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको शायद उतने अच्छे से नहीं समझ में आया है। ये बातें हो जाएँगी कि आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आया है। या आपको बोल दें कि चलिए कोई से 5 राज्यों के नाम बताइए इसमें मैप में, कि कहाँ पर आपको, या तो नाम बता दें कि चलिए ये बताइए राजस्थान कहाँ पर है मैप में, आपको ये बनाना है। किसी स्टूडेंट को बोल दिया आपको मध्य प्रदेश को बताना है, किसी को बोल दिया महाराष्ट्र को आपको बताना है मैप में बना करके, किसी को बोल दिया असम को, किसी को बोल दिया अरुणाचल प्रदेश बनाना। अब क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट ने तो मैप बना दिया और बाकायदा उन्होंने उस राज्य का नाम भी वहीं बताया जहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट को पूरा की पूरा मैप भी याद हो गया है और उसे ये भी पता है कि कहाँ पर कौन-सा राज्य है। तो ये सभी चीज़ों से क्या ये नॉलेज हो जाता है टीचर को कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। अब मान लो जिस स्टूडेंट ने पूरा मैप सही बना दिया और उसने सभी राज्यों की लोकेशन भी सही बता दी, तो ये बातें क्या हो जाती है, मैप बना लेने से या चार्ट बना लेने से और ज़्यादा उस स्टूडेंट की मेमोरी में वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा अच्छे से स्थायी रूप से क्या हो जाती है, उसे याद रह जाती है।
तो इसलिए भी इस तरह के काम कराए जाते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे चार्ट या मानचित्र बनवाया जाता है, उन्हें निदर्शन की सहायता में निदर्शन में उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से आपको किसी सूचना को के बारे में विश्लेषण करना चाहिए, किस तरह से आपको आपकी बातें रखनी चाहिए। ये सभी उन्हें एक उसके एक आदर्श रूप बताए जाते हैं। तो ये सभी क्लासरूम के अंदर की जाने वाली एक्टिविटी होती है। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो क्लास के बाहर होती हैं। जैसे अब क्लास के बाहर हो रही है, जैसे अब मान लो साहित्यिक गतिविधियाँ, मतलब जैसे कोई कविता का पाठ हो रहा है या कहानी लेखन हो रहा है, ये क्लास के बाहर हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, 500 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, वहाँ पर कोई कविता का पाठ हो रहा है या कोई कहानी लेखन हो रहा है या कुछ वाद विवाद बड़े स्तर पे हो रहा है, वाद विवाद और चर्चा, सामूहिक चर्चा हो रही है, सामूहिक बड़े स्तर पे कोई चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये सभी साहित्यिक गतिविधियों में आ जाएगा। नाट्य कला, संगोष्ठी मंडल, कोई मीटिंग वगैरह हो रही है आपकी, विषय वार क्लब, विद्यालय पत्रिका, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे साहित्यिक गतिविधियों के अंदर। देखिए साहित्य मतलब जहाँ पर आपकी जैसे कहानी आ जाएंगी, कविताएं आ जाएंगी, तो ये सभी आपके साहित्य में आते हैं, इसलिए आप इस तरह से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शारीरिक विकास की गतिविधियों में क्या आ जाएगा, जैसे इंडोर और आउटडोर गेम होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया। अब ये इंडोर स्टेडियम में भी खेला जा सकता है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लेकिन आउटडोर में जैसे आपका क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, तो ये सभी आउटडोर एक्टिविटी हो गई। तो ये शारीरिक विकास होता है। अब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो इससे आपका शारीरिक विकास होता है। सामूहिक अभ्यास हो रहा है, कोई परेड, स्काउटिंग, तो ये सभी शारीरिक विकास की गतिविधियां हो गई। सौंदर्य अनुभूति और सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियां, जैसे कुछ संगीत, नृत्य, चित्रण, पेंटिंग, मूर्तिकला, नाट्यकला, प्रदर्शनी, विविध मनोरंजन कार्यक्रम, ये सभी इसके अंदर आते हैं। नागरिक विकास, अब देखिए नागरिक विकास वाली गतिविधियां, जैसे कोई धार्मिक, राष्ट्रीय या सामाजिक त्योहार का मनाना, जैसे 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस मनाना, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी मनाना। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई भाषण दे रहा है, तो इन सभी से क्या हो जाता है, नागरिक का विकास होता है। जो भाषण दे रहा है उसका भी होता है और जो उस भाषण को सुन रहे हैं उनका भी विकास होता है। या विद्यार्थी परिषद हो गई, अब जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये कई जगह आपने इसे लिखा होगा, एबीवीपी के छात्र हैं बोले हम, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये सभी क्या है, ये सभी नागरिकों के विकास के संबंध में की जाने वाली गतिविधियां होती हैं। फिर चाहे कोई सभा हो, सरकारी स्टोर हो, सहकारी बैंक हो, जलपान गृह हो, तो यहाँ पे सभी क्या नागरिक विकास की गतिविधियां हो गई। कुछ ये सामाजिक कल्याण संबंधी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं या कोई आप व्यवसायिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जैसे आप ये फिक्की वगैरह की मीटिंग होती है, तो ये समाज के कल्याण के लिए की जाती है, उपभोक्ताओं के हितों में की जाती हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार, जैसे आपने भागवत कथा वगैरह देखी होगी, तो ये सभी समाज के कल्याण के लिए। तो जब शिक्षण से संबंधित कोई आयोजन किया जाए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाए, तो वो सभी समाज कल्याण संबंधी गतिविधियों में आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन का कोई मंडल है, कोई मेले या त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी सामाजिक कल्याण संबंधी गतिविधियां हो जाएगी। जैसे अभी सरकार एक योजना चला रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम चल रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें क्या होता था, इसमें देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो विद्यार्थी होते थे, जैसे, तो इनको क्या होता था, दूसरे राज्य में भेजा जाता था, एक राज्य के विद्यार्थी को दूसरे राज्य में। जैसे मान लो ये विद्यार्थी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो इस तमिलनाडु के विद्यार्थी को क्या आता है, तमिल आती है, और इनका खान पीन क्या है तमिलनाडु के हिसाब से, तो इन्हें कहाँ भेजा जाता था, जैसे मान लो इन्हें कहाँ भेजा गया, जम्मू कश्मीर भेजा गया, और वहाँ पर इनको कुछ दिन रोकते थे, और वहाँ पर फिर ये जम्मू कश्मीर जाते थे, वहाँ पर देखते थे कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का खान पीन कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, बोलचाल कैसी है। और जम्मू कश्मीर के लोग तमिलनाडु में आके देखते थे कि तमिलनाडु के लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या इनका धार्मिक आचरण है, किस तरह से इनका रहन सहन है, किस तरह से इनका खान पीन है। तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए सरकार ये प्रोग्राम चला रही थी। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये सभी सामाजिक कल्याण के लिए आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, समाज में सौहार्द बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। इस पर्पज से ये गवर्नमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को चला रही है। अवकाश समय के समय, मतलब अब आपकी छुट्टी थी, अब आपको छुट्टी में कुछ काम कर रहे हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कुछ लोग कहीं घूमने निकल जाते हैं, तो जो घूमने निकल जाते हैं वो भ्रमण संबंधी गतिविधियों में आ जाएंगे।
जैसे आप पिकनिक मनाने चले गए, या आप चिड़ियाघर देखने चले गए, या आप म्यूजियम में चले गए, या कोई शैक्षिक भ्रमण पे आप चले गए, या कोई प्रदर्शनी वगैरह आप देखने चले गए। अवकाश के समय जैसे आपने क्या करा, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हो आप, या आप जो कॉइन होते हैं उनको कलेक्ट कर रहे हो, या डाक टिकट को आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सभी अवकाश के समय अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ये अवकाश के समय गतिविधियां हो गई। मतलब अगर आप फ्री टाइम में कुछ काम कर रहे हो तो उसे अवकाश के समय की गतिविधियां कह दी गई। तो ये गतिविधियां मतलब क्या, कोई काम कर रहे हो आप, जिसके संदर्भ में कर रहे हो उससे वो जुड़ जाता है। जैसे आप छुट्टी के दिन फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये अवकाश के समय की गई गतिविधियां हो जाएगी। आप क्या होगा, कहीं घूमने चले गए तो ये भ्रमण संबंधी गतिविधियां हो गई। कुछ समाज के हित के लिए आप काम कर रहे हो तो समाज कल्याण संबंधी गतिविधियां हो जाएंगी। तो ये सभी गतिविधियां होती है जो कि क्लासरूम के अंदर भी की जाती हैं गतिविधियां, और क्लासरूम के बाहर भी की जाती है। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था गतिविधियों वाला, ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको अब अभी इसी वीडियो में हम बात करते हैं, अब परिचर्चा पे बात करेंगे। तो आज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरा आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं परिचर्चा पर। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हो तो जरूर इसे डाउनलोड कर लेना। इसमें रिमेंबर नोट्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और जो भी अपडेट रहेगा वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना। और सभी स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सभी स्टूडेंट के लिए टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके पास 2.5 घंटे का समय होगा, और ये पूरा आपका जैसा एग्जाम है उस पैटर्न पे आपसे ये पेपर लिया जाएगा, ताकि आपकी एग्जाम से पहले एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाए कि किस तरह से आप पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। इस पर्पज से ये लिया जा रहा है, ताकि आपको एक गाइड रहे कि किस तरह से पेपर आने वाला है, और आपका भी एक 2.5 घंटे का पूरा पूरा कि किस तरह से आपको उस 2.5 घंटे में परफॉर्म करना है। तो एक थोड़ा सा उसको आपको प्री नॉलेज मिल जाएगा एग्जाम से पहले। इस पर्पज से ही आपका टेस्ट 22 अप्रैल को रखा गया है। तो आप तब तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, सारा रिविजन वगैरह कंप्लीट कर लेना। इस टेस्ट को आप पूरी तरह वैसे देना जैसे आप एग्जाम देते हैं। तो इससे फिर आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर आपको, जब आप एग्जाम देंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी पर्पज से ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है, और सभी स्टूडेंट के लिए फ्री है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परिचर्चा पर, कि परिचर्चा क्या होती है। तो देखिए, परिचर्चा को डिस्कशन भी बोल देते हैं। परिचर्चा मतलब डिस्कशन। इसे कई बार इसके लिए, ये परिचर्चा डिस्कशन के लिए कई बार संप्रेषण वर्ड, कम्युनिकेशन वर्ड का भी उपयोग किया जाता है। तो आखिर परिचर्चा क्या होती है, डिस्कशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं। किसी भी मुद्दे पे या किसी विषय पे दो लोग जब आपस में बातचीत करें, एक्सप्लेन करें उसको, तो उसे ही डिस्कशन कह देते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन किसके बीच में होगा, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में हम कक्षा कक्ष की प्रक्रिया या गतिविधियां पढ़ चुके हैं, कक्ष की प्रक्रिया गतिविधियां, और अब हम परिचर्चा पे बात कर रहे हैं। तो ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे मतलब हमको जो बातें करना है, परिचर्चा जो डिस्कशन करना है, किस पे करना है, शिक्षा शास्त्र पे। तो अब शिक्षा के संदर्भ में किसके बीच में डिस्कशन होगा, तो एक तो होंगे टीचर, और एक होगा स्टूडेंट। तो या तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, या स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो डिस्कशन। टीचर स्टूडेंट से डिस्कशन कर रहा है, या स्टूडेंट टीचर से डिस्कशन करें। या कई बार डिस्कशन किसके बीच में होता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में आपस में होता है। तो ये सभी जब डिस्कशन हो रहा, चाहे टीचर का स्टूडेंट से हो, या स्टूडेंट का टीचर से हो, या दो स्टूडेंट आपस में किसी बात पे कोई डिस्कशन करे, कुछ बातचीत करे, जो भी उनके उस मुद्दे को लेकर या उस विषय को लेकर उनके जो भी भाव हैं, विचार हैं, उन्हें वो अगर व्यक्त कर रहे हैं, तो इसे ही क्या कह देते हैं, इसे ही परिचर्चा कह देते हैं। इसे संप्रेषण भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए एक वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए शिक्षक छात्र के साथ, या छात्र शिक्षक के साथ, या दो छात्र आपस में किसी विषय पर अपनी भावना को, अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, मतलब उनका आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम परिचर्चा, डिस्कशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कैसी होती है, इसमें कम से कम कितने लोग होना चाहिए, कम से कम 2 लोग होना ही चाहिए।
तो इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है। एक कौन होता है? एक होता है प्रेषक और एक होता है प्रेषित। प्रेषक मतलब जो भेजता है। जैसे मान लो किसी विषय पे विषय ले लिया, जैसे आपको टीचर यही परिचर्चा क्या होता है यही समझा रहे हैं, ठीक है? कि परिचर्चा क्या होता है इसे अब आपको टीचर समझा रहे हैं। तो टीचर समझा रहे हैं, तो ये जो समझा कौन रहा है? टीचर। तो टीचर क्या होगा? प्रेषक। और किसको बता रहे हैं टीचर? स्टूडेंट को। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्रेषित, प्राप्त करने वाला। ये भेज रहा है, टीचर क्या है? परिचर्चा टॉपिक को बता रहा है, समझा रहा है। किसको भेज रहा है? स्टूडेंट को। तो भेजने वाला प्रेषक हो गया, जो प्राप्त कर रहा है वो स्टूडेंट प्राप्त कर रहा है तो प्रेषित हो गया। ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें एक प्रेषक होता है और एक प्रेषित होता है, और ये किसी ना किसी माध्यम के माध्यम से डिस्कशन होता है। परिचर्चा को स्थानांतरित करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की या साधन की आवश्यकता होती है। तो अब ये साधन भी क्या हो सकते हैं? जैसे आपके देखिए साधन पे भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे एक आपका हो जाता है रेडियो हो गया, या फिर आपका आपको कई बार जो डिस्कशन जैसे आप टीवी पे सुनते हैं, तो आपको देखिए दूरदर्शन पे आपने कई बार डिस्कशन सुने हैं। तो रेडियो पे भी आप डिस्कशन सुन सकते हैं, दूरदर्शन पे सुन सकते हैं, समाचार पत्र में आप कई बार लिखा होता है, मैगजीन में लिखा होता है। कई बार आप कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसके माध्यम से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कई बार केवल दो लोगों के बीच में ही होता है, जैसे टेलीफोन पे आप और आपका फ्रेंड बात कर रहे हैं, ये दो लोग हो गए, तो ये भी क्या हो जाता है? डिस्कशन है। तो जब हम संचार के साधन देखें, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। संचार के साधन पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे साधन की बात आई तो ये रहे जैसे आपके संचार के साधन। संचार के साधन, एक मिनट। अब संचार के साधन की बात करें तो हम इनको मेनली दो भाग में बांट सकते हैं। एक इसमें हो जाएगा, एक हो जाते हैं संचार के निजी साधन। एक समझने के लिए साधन की बात आई तो समझे, संचार के निजी साधन हो गए। अब निजी साधन मतलब आपके पर्सनल हैं, व्यक्तिगत हैं। इसके अंदर कौन हो जाएगा आपका? जैसे इसके अंदर आपका आ जाए टेलीफोन या मोबाइल। आपका टेलीफोन हो जाए या मोबाइल, ये संचार के निजी साधन हो गए। या फिर आपका जैसे कोई आप डाक के माध्यम से भेज रहे हो तो ये डाक सेवा ले रहे हो आप, तो ये क्या होगा? ये संचार के हो गए निजी साधन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संचार के सार्वजनिक। सार्वजनिक साधन, या शॉर्ट में बोल दे तो ये क्या होते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं, तो इनको जन साधन भी बोल सकते हैं। जन साधन, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए जन साधन की बात करें तो इसके अंदर आपका जन साधन में आपका क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले रेडियो आ जाएगा। रेडियो भी आप एक साथ ही सबको, सारी जनता को सूचना दी जाती है, तो ये आ जाएगा। दूरदर्शन से भी यही होता है तो दूरदर्शन आ जाएगा। फिर आपका समाचार पत्र भी आ जाएगा, सबको सूचना दी जाती है समाचार से भी, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं इसके अंदर आ जाएंगी। जो मैगजीन्स होती हैं वो आ जाएगा इसमें। फिर कौन और आ जाएगा? जैसे कंप्यूटर में अगर हम ज़्यादा लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोग मिल करके कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इसमें शामिल होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी साधन है, संचार के साधन है। मतलब हम क्या करना है? दो लोगों को आपस में बात करना है, संचार करना है, तो अब वो किसी ना किसी मोड से, किसी ना किसी माध्यम से तो बात करेंगे, तो उसे ही क्या कह देते हैं? उसे ही संचार के साधन कह देते हैं। कुछ साधन कैसे हो जाते हैं? निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। कुछ होते हैं पब्लिक होते हैं। तो जब निजी की बात करें तो उसमें आपका जैसे टेलीफोन, मोबाइल हो गया, डाक सेवा हो गई। कुछ आपके पब्लिक
सोर्स होते हैं, साधन होते हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आप ईमेल कर रहे हो आप, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ईमेल भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, आपके साधन है कम्युनिकेशन के। आपके जो भी किसी विषय पे या किसी मुद्दे पे जो भी आपके विचार थे, जो भी आपके विचार थे, जो भी कुछ आप बताना चाह रहे थे, किसी ना किसी माध्यम से आप आपके विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो ये सभी संचार के क्या हो जाते हैं, ये सभी संचार के साधन हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। संचार के साधनों को समझ लिया, एक संचार की प्रक्रिया भी समझ लीजिए हाथों हाथ। संचार की प्रक्रिया यहीं बन जाएगी, ये भी संचार की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, संचार की अगर हम प्रक्रिया की, जो संचार है, संचार कैसे चलता है पूरा। दो व्यक्ति हमने समझे थे कि संचार करने के लिए या परिचर्चा के लिए कम से कम दो लोग होना चाहिए, एक होता है प्रेषक और एक होती है प्रेषित। तो एक पूरी पूरी ये जो संचार है ये किस तरह से चलता है, इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक होता है एक व्यक्ति जो कि पूरा के पूरा ये जो मैसेज होता है भेजता है। तो जो मैसेज को भेजता है ना, तो उसे प्रेषक कहते हैं। ये मैसेज को क्या कर रहा है, भेज रहा है। अब ये क्या होगा, इसके पास कोई ना कोई सा मैसेज होगा, मतलब या कोई सा इसके पास क्या होगा, किसी विषय पे या मुद्दे पर इसके पास कोई विचार है। अब ये उस विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा है। तो ये अपना ये जो भेज रहा है प्रेषक, अपना कोई भी मैसेज किसी ना किसी माध्यम से भेजेगा। या तो वो उसके माध्यम के हो जाएंगे, पर्सनल वाले होंगे जैसे मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से, या फिर पब्लिक वाले होंगे। साधन माध्यम कौन से होंगे, ये सभी माध्यम हो गए। साधन बोल लो या यहीं पर आप लिख सकते हो माध्यम भी लिख सकते हो आप, ये माध्यम। तो इसके अंदर आपका रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका ये हो जाएगा। ईमेल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप आपके जो भी विचार हैं, थॉट्स हैं, एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन को भेज रहे हो, तो कोई ना कोई माध्यम से आप भेज रहे होगे। और फिर आप भेज दोगे तो किसको प्राप्त हो जाएंगे, ये प्राप्तकर्ता हो गया। प्राप्तकर्ता को क्या बोल सकते हैं, प्रेषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेषित या प्रेषिती। ठीक है, प्रेषिती ये हो गया। तो ये संचार के माध्यम होगा। अब ये देखिए, आपने कुछ ये जो प्रेषक था, इसने अपना ये प्रेषक था, इसने अपना कोई भी विचार या थॉट ये किसी ना किसी माध्यम से किसको भेजा, इसने प्रेषिती या जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, इसे भेजा। तो अब ये रिसीवर तक प्रॉपरली कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कैसे पता चले। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, एक फीडबैक देगा। क्या देगा, फीडबैक देगा। तो इस फीडबैक से इसे पता लगेगा, जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब आपको ये वीडियोस में सब समझ में आया है या नहीं आया है, मैं ये था यहाँ पर मैं था ये। अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा इसमें पढ़ाया कि देखिए क्या होती है गतिविधियाँ, क्या होता है परिचर्चा, ये पूरे पूरे मेरे विचार थे, मैंने व्यक्त करे। मैं अपने किस माध्यम से भेज रहा हूँ, मैं अपना ये वीडियो बना करके आपको इस माध्यम से भेज रहा हूँ, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्राप्तकर्ता हो गए। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो अब मैंने क्या बोला, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हाँ आपको समझ में आ गया। और अगर आपने अब कमेंट कर दिया कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा लगा और मैंने वीडियो पूरा देखा, तो मुझे अब ये फीडबैक मिल गया आपका। तो इस फीडबैक से मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ चलिए, स्टूडेंट को ये टॉपिक पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया। तो यही पूरी की पूरी ये क्या हो जाती है, संचार की ये प्रक्रिया है। कई बार एग्जामिनर इस संचार की प्रक्रिया से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और प्रश्न में क्या पूछ लेते हैं वो आपसे, प्रश्न में आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि प्रेषक क्या होता है। तो जो मैसेज को भेजता है वो प्रेषक होता है। प्रेषित या प्राप्तकर्ता क्या होता है, जो व्यक्ति मैसेज को प्राप्त करता है उसे प्रेषित या प्राप्तकर्ता कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं फीडबैक, इसका एक और नाम होता है जो हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में तो फीडबैक लिखते हैं इसे, हिंदी में इसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं प्रतिपुष्टि क्या होती है, ये भी पूछ लेते हैं। तो हिंदी का नाम भी नोट कर लेना आप, फीडबैक। फीडबैक को क्या बोल देते हैं, एक और नाम प्रतिपुष्टि, इसी पे लिख देता हूं मैं, प्रतिपुष्टि। ठीक है, एक मिनट। फीडबैक, एक और नाम क्या बोल देते हैं इसको, प्रतिपुष्टि।
प्रतिपुष्टि, हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं फीडबैक को। तो ये क्या होता है? ठीक है, ये तो ये पूरे संचार की प्रक्रिया होती है। तो ये भी आपने समझ ली, कई बार इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। संचार के साधन क्या है, ये भी आपने समझ लिया। संचार की प्रक्रिया को भी आपने समझ लिया। संचार के साधन क्या होते हैं ये आप पूरा समझ गए। संचार की पूरी ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को भी आपने समझ लिया। इसीलिए इसको देखिए क्या बोला, द्विपक्षीय प्रक्रिया बोला। द्विपक्षीय प्रक्रिया क्यों बोली? देखियो, प्रेषक था, ये रहा प्रेषक, ये रहा प्रेषक, ये प्रेषक था। ये प्रेषक अपने क्या कर रहा था, अपने मैसेज को इसने प्रेषित को भेजा, तो ये देखिए दो लोग हो गए, ये एक हो गया और एक ये हो गया। तो ये देखिए द्विपक्षीय प्रक्रिया हो गई। ठीक है, एक इसमें प्रेषक होता, प्रेषित भी होता है। साधन को भी समझ लिया, ये पूरे पूरे साधन थे, साधन भी देख लीजिए एक बार। ये रहे पूरे साधन, ये रहे साधन। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। संचार के साधन क्या होते हैं, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, किस तरह से प्रक्रिया चलती है, इसमें फीडबैक प्रतिपुष्टि क्या होती है, ये भी आपने समझ लिया। अब आखिर ये जो डिस्कशन है इसका क्या पर्पस होता है, अब आप ही बनाइए। इस डिस्कशन से जो शिक्षण है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, मतलब इफेक्टिव बनता है। साथ ही साथ इस प्रभावी संचार से इसमें वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आपका क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। और आपके नॉलेज बढ़ने से क्या हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। साथ ही साथ आज हम डिस्कशन के माध्यम से क्या हो सकते हैं, विश्वव्यापी परिचर्चा, मतलब विश्व के पूरे ग्लोबली हम किसी भी व्यक्ति के साथ, आज जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विश्व के किसी भी व्यक्ति से जुड़ करके बात कर सकते हैं। तो ये विश्वव्यापी परिचर्चा आजकल की जा सकती है। तो ये सभी इसके उद्देश्य हो जाते हैं परिचर्चा के। अब अगर हम बात करें प्रकार की, तो प्रकृति के आधार पर इसमें देखिए कौन सा होता है, एक मौखिक होता है, लिखित होता है और एक गैर मौखिक होता है। तीन प्रकार का होता है। पूछ सकता है कि परिचर्या प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इस पॉइंट पर। मौखिक होती है, लिखित होती है, गैर मौखिक होती है। तो आखिर मौखिक परिचर्चा क्या होती है, इसमें बातें कही जाती है। मौखिक परिचर्चा में आप कह के कुछ बता रहे हो, तो ये मौखिक परिचर्चा हो गई। ठीक है, कई बार ये मौखिक परिचर्चा कैसे हो सकती है, जैसे मैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप और मैं टेलीफोन पे जुड़ गए। अब हम हमारे दोनों के बीच में किसी टॉपिक पर या किसी बिंदु पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये आपकी इसमें क्या हो रहा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम दोनों आमने सामने तो नहीं है। क्लास में तो जैसे टीचर और स्टूडेंट सामने हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, तो ये मौखिक परिचर्चा हो गई। कई बार हम क्या है, आमने सामने नहीं है, फोन पे बात कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये भी मौखिक परिचर्चा है। जब मतलब बोल करके डिस्कशन किया जाए, बोल करके बोल करके आप आपके भावों को, विचारों को व्यक्त कर रहे हो, तो इसे मौखिक परिचर्चा कहते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, बोल करके आप आपके विचार व्यक्त नहीं करते हैं, आप लिख करके करते हैं, जैसे समाचार पत्र वाले। आपके वहाँ जैसे दैनिक भास्कर मान लो आता हो, या पत्रिका पेपर आता हो, या कोई सा दूसरा आप न्यूज़पेपर यूज़ करते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया करते हो, फ्री प्रेस करते हो। अब आपको जो वो राइटर है उसके कुछ विचार अगर व्यक्त करना है, जैसे एडिटोरियल आप पढ़ते होगे, तो एडिटोरियल क्या होता है, एक विचार ही होता है। तो वहां पर वो उसके विचारों को कैसे व्यक्त कर रहा है, लिख करके व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या हो जाती है, लिखित परिचर्चा हो जाती है। यहाँ पर मौखिक में बोलकर करते हैं, बोलकर बोल करके आप बोल करके आप विचार व्यक्त करते हो। मौखिक परिचर्चा में बोल करके आप विचार व्यक्त करते हो, लिखित परिचर्चा में लिख करके आप क्या करते हो, आप विचार व्यक्त करते हो। जैसे समाचार पत्र वाले अपने लिखते हैं जो भी बात उन्हें लगती है, और फिर उनके वो विचार लिख देते हैं, वो इसलिए वो लिखित परिचर्चा हो गई। गैर मौखिक में क्या हो जाते हैं, ना तो आप लिख कर करते हो, ना बोल कर करते हो। इस गैर मौखिक में क्या होता है, ना तो आप लिखते हो ना बोलते हो, आप संकेतों के माध्यम से। ठीक है, इस पॉइंट पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैर मौखिक परिचर्चा क्या है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन, तो यहाँ पर संकेतों के माध्यम से
संकेतों के माध्यम से आप आपके विचारों को, भावों को आदि को व्यक्त करते हो, तो उसे गैर मौखिक परिचर्चा कहते हैं। तो ये देखिए तीनों की तीनों परिचर्चा आपको पता होना चाहिए। मौखिक में आप बोल करके करते हो, मौखिक परिचर्चा बोल करके होती है, लिखित परिचर्चा में आप लिख करके काम करते हो, गैर मौखिक में संकेत के द्वारा आप आपके भावों को, विचारों को प्रकट करते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो परिचर्चा है इसको किस तरह से इफेक्टिव बनाए। जो डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन को कैसे इफेक्टिव बनाए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषता है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हमेशा अगर कुछ भी बातचीत हो रही हो तो वो कैसी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो एकार्थी हो। ऐसे शब्द हो एकार्थी हो मतलब उनका एक ही अर्थ निकलता हो। आपको ऐसे डबल मीनिंग वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो सकता है, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब आपने मान लो कुछ मैसेज भेजा, तो आपको अब जैसे परिस्थिति को मैसेज मिला तो उसको अनावश्यक अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने आज किसी को, आप सेंडर थे, सेंडर मतलब प्रेषक भेजने वाले, आपने आज एक मैसेज भेजा, अब आपके फ्रेंड को आपने मैसेज भेजा, व्हाट्सएप किया आपने, अब वो कितने दिन बाद रिप्लाई कर रहा है, आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड को हम क्या बोल देंगे, रिसीवर, प्राप्तकर्ता। अब वो रिप्लाई कर रहा है कितने दिन बाद, अपना फीडबैक भेज रहा है 10 दिन बाद। तो तो इस तरह का आपको क्या होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। सही पृष्ठभूमि परिचर्चा को प्रभावी बनाती है, मतलब आपको जिस बात पे, जिस बिंदु पे बात करना हो उसकी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप उसका शुरुआत लें। परिचर्चा कैसी हो, दो तरफा होनी चाहिए। मतलब दो तरफा का मतलब कैसे, ये देखिए जैसे अभी हमारा टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ से मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ, फिर आपने उन विचारों को सुने और आपको भी जो उसमें एड ऑन करने का लगा, आपने उसमें क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया। तो इस तरह से दोनों तरफ से उस पे बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप केवल और केवल सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको भी अगर कुछ और लगता है कि इसमें ये भी ऐड हो सकता है या ये चीज़ें और इस पर भी बात कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से बातचीत चलनी चाहिए। आपको कैसे शब्द यूज़ करना चाहिए, सरल शब्द यूज़ करना चाहिए, उपयुक्त शब्द यूज़ होना करना चाहिए। परिचर्चा का स्तर श्रोता के अनुरूप हो। जैसे आपको अगर मैं अब कुछ टॉपिक पढ़ाऊँ, उसे मैं बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों में पढ़ाऊँ, तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब डिस्कशन हो तो कैसा हो, श्रोता के अनुरूप हो। मतलब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब आप मेरे क्या हैं, श्रोता हैं। तो जब डिस्कशन हो तो कैसा हो, आपके स्तर पे हो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि आपको सरल से सरल लैंग्वेज में समझा दिया जाए ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। इसीलिए हम सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। या हर टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी एक पृष्ठभूमि बनाते हैं कि आखिर इस टॉपिक में है क्या, इसका निचोड़ क्या है, हम आपको निचोड़ बताने की कोशिश करते हैं एक पूरे पूरा स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको वो पूरा टॉपिक क्या हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसीलिए हम स्पष्टता के साथ और सरल शब्दों में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें ही, डिस्कशन जब इस तरह से किया जाता है तो डिस्कशन कैसा हो जाता है, इफेक्टिव डिस्कशन हो जाता है। इससे ये जो डिस्कशन हो जाता है प्रभावी हो जाता है। इसीलिए जब डिस्कशन किया जाता है या आपको हम वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ाएं। जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर पर जाके आपको टॉपिक को समझाएं, सरल से उदाहरण दें आपको। यही इसका पर्पस होता है, ताकि आपको जो समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। अब शिक्षण विधि के रूप में परिचर्चा, कि मतलब डिस्कशन तो हो रहा है, हमने डिस्कशन को समझ लिया, हमने कम्युनिकेशन, संप्रेषण को समझ लिया, संप्रेषण के या परिचर्चा के क्या साधन है, संचार की क्या प्रक्रिया होती है, ये सब समझ लिया। अब ये बोल रहे जो डिस्कशन हो रहा है, अगर उसे हम शिक्षण विधि के रूप में देखें तो क्या होता है, मतलब यहाँ पर हमने जनरल परिचर्चा की भी बात करी। अब ये बोल रहे केवल परिचर्चा अगर शिक्षण विधि के रूप में हो तो क्या है, उससे बेनिफिट है। तो देखिए, अगर हम आज पढ़ाने में डिस्कशन लेकर आते हैं, अगर आपको जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ परिचर्चा, या चलिए एक दूसरे टॉपिक का नाम लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सौर मंडल। अब मैं आपको ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, इसके आपके बीच में और मैं टीचर के बीच में, टीचर और छात्र दोनों के बीच में इस टॉपिक पे, सौरमंडल पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सूर्य होता है, अन्य ग्रह होते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अब आप भी उसे समझ रहे हैं, कई पॉइंट पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप पूछ रहे हो। तो मतलब मेरे द्वारा आपको क्या हो रहा है, जैसे टीचर हैं तो टीचर
किस टॉपिक पे बात कर रहा है, मान लो सौर मंडल पे, और ये स्टूडेंट है, ये इस टॉपिक को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ भी उन्हें लगता है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये आपका देखिए इसके अंदर हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं पढ़ाई के संबंध में ही, सौर मंडल पे। तो मैं आपको किस टॉपिक पे आपका नॉलेज दे रहा हूँ, सौर मंडल पे। तो ये जब डिस्कशन होता है, इससे क्या हो जाता है, जो आपको नॉलेज दिया जाता है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए अगर टीचिंग में जो डिस्कशन होता है उसको एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि माना गया है, इम्पोर्टेंट है ही। चाहे फिर वो कैसी हो, मौखिक रूप में हो, ये मतलब मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, या मैं संकेतों के माध्यम से, मतलब मेरे जो हाव भाव हैं उसके माध्यम से आप उसको समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिचर्चा द्विस्तरीय भी हो सकती है, मतलब दो लोगों के बीच में हो सकती है, या बहुस्तरीय भी हो सकती है, जैसे शिक्षक और छात्र के बीच में हो, या छात्र और शिक्षक के बीच में हो, या छात्र और छात्र के बीच में हो। तो इस तरह से शिक्षण विधि हो सकती है। मतलब टीचिंग में भी जो डिस्कशन होता है उसका बहुत अधिक रोल होता है और बहुत अधिक ये महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से ये जो पूरा आपका जो टॉपिक था कि गतिविधियां क्या होती है, परिचर्चा क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के क्या साधन होते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक था कंप्लीट होता है। और इस तरह से जो आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं उसमें जो आपका सेकेंड टॉपिक था कक्षागत या कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, उसकी गतिविधियां और परिचर्चा अर्थात संप्रेषण क्या होता है, हमने ये पूरे टॉपिक को पूरी तरह से इसका भी हमने ओवरव्यू ले लिया है, और काफ़ी डिटेल में इस पे बात करी इस टॉपिक पर भी हमने, क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। तो जो जो टॉपिक्स हमें ऐसे लगे हैं कि जिसमें स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम आती, उन टॉपिक पे जो ओवरव्यू क्लासेस भी लाई गई, काफ़ी डिटेल में लाई गई, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इस तरह से जो आपका टॉपिक था पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि कोई अपडेट दी जाए तो आप तक सभी अपडेट मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था, और जो रिमेंबर पीडीएफ है, रिमेंबर नोट्स वाला पीडीएफ है वो, और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको ये समझाया था संचार के साधन और संचार की प्रक्रिया, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। नमस्कार।